हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th विज्ञान के लिए 2024 का जो सेट नंबर 6 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इसके पीछे मैंने आपको 4 लेक्चर दे चुका है सेट 6 का। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिए। यदि आप 2025 एग्जाम में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं विज्ञान में तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस 2024 के जितने सेट है, सर कितने सेट है बाबू, 7 सेट है। यदि इन सातों सेट को यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। 100% है बाबू। सभी क्वेश्चन इन सातों सेट से ही बन के आएंगे 2025 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और 100% के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट जरूर होंगे। तो आपको कम समय में 95 प्लस स्कोर करना है तो आपको कुछ नहीं करना, बस उन्हीं सातों सेट को अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी इसके पीछे 5 सेट करा दिया है, आपका छठा सेट चल रहा है। एक और सेट बचा है जिसे मैं जल्द से जल्द कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं सातों सेट का तैयार कर लीजिए। उसका वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में एकदम क्रम से आप जाकर देख सकते हैं, इधर उधर नहीं कहीं खोज रहा है। सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने लिख कर दिया है, सॉल्व कराया है, ताकि आपको इधर उधर कहीं भी खोजना न पड़े। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वो आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हो रहा है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सब्सक्राइब कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना है। ठीक है, चलिए इसके हम आगे प्रश्न करते हैं। इस वीडियो में हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। किसको स्टार्ट करेंगे वो? उपभाग 2 को स्टार्ट करेंगे। देखिए इस वीडियो में हम लोग उपभाग 2 को स्टार्ट करते हैं। उपभाग 2 क्या कह रहा है? 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। एसिटिलीन का आपको आईयूपीएसी नाम लिखना है और एसिटिक अम्ल का आपको क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, तो एकदम आसान है। पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है। एसिटिलीन का सूत्र क्या होता है? देखिए एसिटिलीन सूत्र क्या होता है, ध्यान समझिएगा। एच, ठीक है, फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन फिर एच, ये किसका सूत्र होता है? एसिटिलीन का ये सूत्र होता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अब इसी क्या लिखना है आपको? आईयूपीएसी नाम लिखना है। ठीक है, तो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने आता होगा। यदि आपको आईयूपीएसी नाम नहीं आता है तो मैंने उसका एक वीडियो बनाया है मात्र 15 मिनट का। यदि आपको आईयूपीएसी एकदम बेसिक से सीखना है तो आप जाकर उस 15 मिनट की वीडियो को जरूर देख लीजिए। बहुत आसान से पढ़ा है। आप यदि उस वीडियो को देख लेते हैं तो लंबा से लंबा प्रश्न एकदम आप आसानी से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपका आईयूपीएसी नाम इसको बताता हूँ। देखिए दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? मेथ। एक कार्बन, सॉरी, एक कार्बन के लिए मेथ और दो कार्बन के लिए एथ। तो मेथ एथ, एथ हो गया। और कौन कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच चौथा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसे लगाते हैं इन, तो क्या हो जाएगा? एथीन। क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नाम क्या हो जाएगा? एथीन। ठीक है, दो कार्बन के लिए एथ और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसके लगाते हैं इन, तो एथ इन हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा कार्बन और कार्बन को कार्बन है, दो कार्बन, किसके लगाएंगे? एथ प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसके लगाते हैं इन। ठीक है ना? आई, सॉरी, आई क्या लगाते हैं? आइन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आइन। ठीक है, क्या लगाते हैं? आइन, तो क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन। ठीक है, समझ रहे ना? अब इसका एसिटिक अम्ल देखेगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, मैंने इसको लिखा है, मैं अब आपको दिखा दूंगा। ठीक है, देखिएगा ध्यान समझिएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, CH3COOH। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? ध्यान समझिएगा, इसका आईपीएसी नाम क्या है? दो कार्बन है, मेथ एथ, एथ हो गया, एथ हो गया, प्लस कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लगाएंगे एन। क्या लगाएंगे? एन। ठीक, यहाँ पर कौन सा क्रियात्मक समूह है? COOH, इसके लगाते हैं आई, ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। क्या लगाते हैं? ओइक अम्ल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका? एथेनोइक अम्ल। इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, आशा करते हैं कि दोनों आईपीएसी नाम क्लियर हो गया। इसका आईपीएसी नाम होगा एथाइन और इसका आईपीएसी नाम होगा एथेनोइक अम्ल। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी लिखा है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, देखिएगा पहला का आईपीएसी नाम क्या होगा? पहला का आईपीएसी नाम होगा एथाइन। क्या होगा? एथाइन। ठीक है, पहला का आईपीएसी नाम क्या होगा? एथाइन। ठीक है, अब देखिएगा कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड अभी मैंने बताया है, तो पहला का आईपीएसी नाम हो जाएगा एथाइन और दूसरे का आईपीएसी नाम क्या हो जाएगा?
दूसरा का आईपीएसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल, ठीक है, उसका आईपीएसी नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल दूसरा का, ठीक है। तो चलिए इस तरह अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है, बी नंबर, कि एथेनॉल के दो रासायनिक अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनॉल, एथेनॉल के आपको दो रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। बहुत आसान है, चलिए मैं इसको आपको करा देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, पहला क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला आपको लिखना है, देखिए C2H5OH को बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल। C2H5OH को क्या बोलते हैं, एथेनॉल, ठीक है। जब एथेनॉल की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। क्या निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो ये आपका पहला रासायनिक समीकरण हो गया। एथेनॉल का क्रिया किससे करा रहे हैं आप, ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बन रहा है और साथ में ऊष्मा निकलने के लिए बाहर निकल रही है, मतलब ऊष्मा भी बन रही है, ठीक है। ये आपका पहला समीकरण हो गया। ये मैंने ऑलरेडी आपको बैलेंस किया हुआ है तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे समीकरण पर। दूसरा समीकरण क्या है कि आप एथेनॉल की क्रिया किससे करा रहे हैं, एसिटिक अम्ल से। CH3COOH किसका सूत्र है, एसिटिक अम्ल से आप क्या कर रहे हैं, क्रिया करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बन रहा है आपका CH3COO C2H5 बन रहा है, प्लस क्या बन रहा है आपका जल बन रहा है, ठीक है। जब आप एथेनॉल की क्रिया एसिटिक अम्ल से करा रहे हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तो आपका CH3COO C2H5 बन रहा है और प्लस क्या बन रहा है आपका जल बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गया आपका एथेनॉल के दो रासायनिक समीकरण मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके 26 नंबर प्रश्न पर, क्योंकि 25 नंबर वाले प्रश्न हमने क्या किया, 25 नंबर वाले प्रश्न हमने क और ख कर लिया, ए और बी को कर लिया, ठीक है। अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि दहन अभिक्रिया को समझाइए तथा इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखिए। सबसे पहले बताना कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, क्या बताना आपको कि दहन अभिक्रिया क्या होती है, उसके बाद इसके दो उदाहरणों का रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको करा देता हूँ, ठीक है, कि दहन अभिक्रिया क्या होती है। आपको हेड लगाना, सबसे पहले दहन अभिक्रिया, क्या लगाना है, दहन अभिक्रिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखना है, ध्यान से लिखिएगा कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया दहन कहलाती है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है। बहुत आसान परिभाषा में लिखा हुआ, ध्यान समझिएगा कि सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन में दहन पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प बनाते हैं। इस प्रक्रिया में ऊष्मा एवं प्रकाश मुक्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, दहन कहलाती है, ठीक है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसके चलते हम लोग दो उदाहरणों पर। पहला उदाहरण क्या, ध्यान से, पहला उदाहरण क्या है आपका, जब आप कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश बाहर निकलेगा, ठीक है। अभी आपने ऊपर पढ़ा कि ऊष्मा एवं क्या निकलती है, प्रकाश मुक्त होती है, ठीक है। तो इसे जब आप कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और साथ में ऊष्मा एवं प्रकाश क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है। पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण क्या लिखना है कि आप मेथेन, इसको क्या बोलोगे, CH4 क्या बोलते हैं, मेथेन, ठीक है। जब मेथेन की क्रिया आप ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनेगा और साथ में क्या, ऊष्मा और प्रकाश क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है। जब मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनेगा, जल बनेगा, ठीक है। और क्या होगा, ऊष्मा एवं प्रकाश क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है। तो इस तरह क्या हो गए, इसके दो रासायनिक समीकरण हो गए, ठीक है। और वो चलते इसके बी वाले प्रश्न पर। बी वाला प्रश्न क्या कर रहा है, बी वाला प्रश्न कर रहा है बाबू कि सक्रियता श्रेणी को समझाइए तथा इसका एक उपयोग लिखिए। इसको आपको सक्रियता श्रेणी को आपको समझाना है और इसके कोई एक उपयोग लिख रहा है। तो चलिए देखिए, सक्रियता श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं। इसका दो नाम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलिए चाहे सक्रियता श्रेणी बोलिए, दोनों क्या एक ही है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको करा देता हूँ। इसको मैं साइड करता हूँ और इसका उत्तर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए, ध्यान समझिएगा, चाहे आप विद्युत रासायनिक श्रेणी लिखिए चाहे आप सक्रियता श्रेणी लिखिए, दोनों क्या है, एक ही है, ठीक है। आपको घबराना नहीं है। इसका दो नाम है, विद्युत रासायनिक श्रेणी बोलते हैं और इसको सक्रियता श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। क्या लिखना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको हेड लगा देना है इस तरह ब्लैक पेन से, चाहे सक्रियता श्रेणी लगा देना है ब्लैक पेन से, ठीक है। उसमें लिखना है कि जब धातुओं की उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी या सक्रियता श्रेणी कहते हैं,
ठीक है, ध्यान समझेगा कि जब धातुओं को उनकी घटती क्रियाशीलता के क्रम में या क्या है क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो प्राप्त श्रेणी को विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। ठीक है, ये आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या परिभाषा हो गया। अब इसके आपको एक उपयोग पूछा है तो मैं आपको इसका दो उपयोग बताता हूँ ताकि आपको दो से ज्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है ना, या तो एक पूछेगा या तो दो पूछेगा। तो मैं आपको दो करा देता हूँ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इससे दो भी पूछ देगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको लगाना अनुप्रयोग या उपयोग। ठीक है, देखिए पहला क्या है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, ठीक है, कौन धातु कितना अधिक क्रियाशील है उसका तुलना करने के लिए क्या करते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग करते हैं। तो पहला क्या लिखना है कि धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। ठीक है, दूसरा क्या लिखना है कि धातुओं की अपचयन क्षमता की तुलना करने में। धातुओं को क्या करने पर अपचयन क्षमता की तुलना करने पर किसका प्रयोग किया जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि प्रश्न क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आप लोग अब अगला प्रश्न किसमें आप लोग देखिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या 27वां प्रश्न है। 27वां प्रश्न ध्यान समझिए आप लोग। 27वां प्रश्न है कि अम्ल अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, दैनिक जीवन में पीएच के दो उपयोग लिखिए। फिर अगला प्रश्न है कि विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि का रासायनिक समीकरण तथा दो उपयोग लिखिए। ठीक है, इसी का अथवा कर दिया है। या तो आप 27वें प्रश्न को इसको कीजिए दोनों को, या आपको इसको करना है। मिसेल क्या होता है ध्यान समझिएगा, मिसेल क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में आपको लिखना है। चाहे तो आप इन दोनों प्रश्नों कीजिए चाहे इनको कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो इन्हीं को कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी अथवा वाला प्रश्न को पिछले वाले सेट में बता दिया था, मिसेल बता दिया था क्या होता है, संक्षारण बता दिया क्या होता है, और कार्बन की सर्वोत्तम मुखी प्रकृति को मैंने पिछले वाले सेट में करा दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, मैंने जो करा दिया है उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना बाबू। आप जाकर मेरा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उससे मैंने मिसेल संक्षारण और कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के बारे में समझा दिया है। एक एक प्रश्न को मैंने लिखकर दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो इनको तैयार कर लीजिएगा, चाहे इनको तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इंपोर्टेंट कौन है, ये आप इन तीनों को तैयार कर लीजिएगा। तीनों मोस्ट वांटेड प्रश्न 2025 के लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि उपभाग 2 भी इसमें क्या हुआ आपका समाप्त हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब